डियर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो तीन रैंकिंग और एक्रेडिशन एजेंसीज हैं, NIRF रैंकिंग, नैक एक्रेडिशन, NB एक्रेडिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस डाटा को आपको एडमिशन लेने से पहले बीटेक में किसी भी कॉलेज में ना आपको किस डाटा को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है ना। तो आप लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए और आपको इन डेप्थ नॉलेज इसके बारे में देंगे, गाइड करेंगे आपको। ठीक है। सो NIRF डाटा, नैक और NBA। तो NBA जो एक्रेडिशन है ना, वो किसी प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम के लिए होता है, जैसे ECE ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, इसके लिए होता है और 3 से 6 साल के लिए होता है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट इज नैक एक्रेडिशन ना, इंस्टीट्यूशन के लिए होता है और 5 साल के लिए हो सकता है। ठीक है। 5 साल के लिए नैक एक्रेडिशन होता है। ठीक। देन NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए ना, और ये रैंकिंग होती है और 1 साल के लिए होती है। तो रैंकिंग का मतलब ये है कि जैसे आप जॉब लेने जाते हैं तो आपका क्या नाम है, टेस्ट के बेस पे, इंटरव्यू बेस पे रैंक बनाया जाता है कि आपसे बेहतर कौन। ठीक है। या आप किससे बेहतर ना, तो उसके आधार पर ही आपका अपॉइंटमेंट होता है। जो सबसे बेहतर होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। तो रैंक बनाकर ही होता है, आपस में कंपेयर करके, जो कैंडिडेट्स हैं उनको कंपेयर करके ही होता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स को कंपेयर करने के बाद में रैंकिंग निकाला जाता है और ये हर साल होता है ना, ये हर साल होता है। ये कॉलेजेस के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मेंटेन करना एक टफ टास्क है। ठीक है। तो ये आप बताएंगे कि ये हर साल होता है और ये 5 साल में एक बार होता है, ये हर साल मेंटेन करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज नैक। तो नैक, NBA कहाँ काम करता है, NBA कहाँ पर लगता है, NBA वर्क्स एट प्रोग्राम लेवल। ठीक है। किसी प्रोग्राम को एक्रेडिट करने के लिए होता है। नैक वर्क्स एट इंस्टीट्यूशन लेवल। ठीक है। क्वालिटी को देखने। NIRF क्या होता है, कंपरेटिव है, इट इज़ ए कंपरेटिव। ठीक। तो दो इंस्टीट्यूट्स के बीच में कंपेयर करता है कौन सा बेटर है। ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का जो एकेडमिक्स है वो आपकी बैकबोन है। ठीक है। उस एकेडमिक्स का बैकबोन कौन है, फैकल्टी है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है। आपका क्या नाम है, लैब्स वगैरह। ठीक। तो ये यहाँ से आपको पता चलता है, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, स्किल डेवलपमेंट आपका बैकबोन है। ठीक। तो ये कंपेयर करता है एक इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से। ठीक। नेक्स्ट इज एक रिसर्च पेपर है RP महेंद्र गौड़ा जी का, प्रिंसिपल महेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनॉमस, तमिलनाडु, इंडिया। ठीक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस साइंसेस इंजीनियरिंग ना, ऐसा कुछ। तो इस रिसर्च पेपर में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप लोग को भी ये पेपर पढ़ना चाहिए ना। इसमें जो NIRF रैंकिंग पैरामीटर्स, वेटेजेस ना, वर्सेस वेटेजेस इन नैक एक्रेडिशन एंड NB एक्रेडिशन ना, तो किस चीज़ को कितना वेटेज दिया गया है रैंक करने के लिए या फिर इवेल्युएट करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को, ये यहाँ पर दिया गया है ना। सो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज ना, तो यहाँ पर 30% या 50% या 13% ही है ना। देन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, R&D वगैरह ना, रिसर्च वगैरह, तो ये क्या नाम है आपका 30% है, यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 10% है ना। ग्रेजुएशन आउटकम 20%, 5%, 8%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10%, 0.01%, एंड परसेप्शन 10%। ठीक है ना। तो इस डाटा को देखने के बाद में ही आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो वेटेज है NIRF रैंकिंग में, वो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड ग्रेजुएशन आउटकम पर ज़्यादा है। ठीक है। एज कंपेयर टू नैक और NBA। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्रेडिशन क्राइटेरिया एंड मार्क्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, पैरामीटर्स ये वाले वही हैं ना। इसमें NBA एक्रेडिशन एंड मार्क्स, इसमें देखिए विजन, मिशन वगैरह, ये तो ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम करिकुलम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कोर्स आउटकम, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स वगैरह क्या हैं बच्चों के,
फैकल्टी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूशन, पीएचडीज है कि नहीं, उनके कंट्रीब्यूशन मतलब पीएचडीज, रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं कि नहीं, फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें इवैल्यूएट होती हैं। ठीक है। फैसिलिटीज़, टेक्निकल सपोर्ट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, फर्स्ट ईयर एकेडमिक्स। तो फर्स्ट ईयर एकेडमिक्स जो इवैल्यूएट करते हैं, अच्छा पैरामीटर है कि किसी भी ब्रांच में जो कॉलेज, बहुत से कॉलेज ऐसे जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी पर ही एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है ना, बच्चे का, और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फिर वहाँ मेंटेन ही नहीं हो पाता है। ठीक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ पर उसमें क्लास के अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, उनका एकेडमिक्स एलिजिबिलिटी से एडमिशन हो जाता है, फुल हो जाता है ना, तो एकेडमिक्स बेहतरीन ना वो नहीं बन पाता है। तो फर्स्ट ईयर को ये लोग चेक करते हैं किसी भी ब्रांच का। ठीक है। नेक्स्ट इज बेनिफिट बेनिफिट्स ऑफ NIRF ranking. तो NIRF ranking is a measure of a degree of excellence of an institution at national level. ठीक है। क्योंकि आप जब जॉब लेने जाएंगे तो वहाँ पर साउथ का बच्चा भी होगा, सेंट्रल इंडिया का भी होगा, ठीक है, गुजरात का भी होगा, बंगाल का भी होगा, दिल्ली का भी होगा, ठीक है ना। तो नेशनल लेवल से ही आपके बच्चे आएंगे आपके कंपटीशन में। तो NIRF रैंकिंग जो इंस्टीट्यूट्स है वो क्या नाम है, पूरे इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। बहुत अच्छा है, इससे आपको अच्छा इंसाइट मिलेगा किस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरी, इट इज़ ए रिकॉग्निशन ऑफ वंडरफुल ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो ये कॉलेज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है कि कॉलेज पूरा कलेक्टिवली कैसा काम कर रहा है। ठीक। दूसरा, इट इज़ ए क्रेडिबल एविडेंस ना, विश्वसनीय एविडेंस देता है दैट एन इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मेंस इज लाउडेबल कंपेरेबल विद दैट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस नेशन वाइड। पूरे देश में जो कॉलेजेस हैं उनसे कंपेयर करके ये आउटपुट निकलता है और ये एक विश्वसनीय डाटा है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा, नेक एनबीए के अंदर और एक पैरामीटर लिखा हुआ है, देखिएगा, एनबीए एक्रेडिशन प्रोग्राम को होता है। ठीक है ना। एनबीए किसको मिलता है, प्रोग्राम को, लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एनबीए मिलता है। ठीक है ना। तो ये मिलने के बाद में क्या होता है कि एक्रेडिशन अनेबल्स बेटर एनरोलमेंट टू द प्रोग्राम, वहाँ एडमिशन अच्छा होता है। दूसरा, पेरेंट एंड स्टूडेंट्स आर एश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना, तो ये एश्योरेंस है कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस ब्रांच के अंदर है। पहला तो ये। दूसरा, एम्प्लॉयर्स रिकॉग्नाइज एक्रेडिटेड प्रोग्राम एंड कंसिडर प्रोस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स। तो जिस जो एनबीए एक्रेडिटेड प्रोग्राम है वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक। कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में इन्होंने लिखा है, दस कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स एंड ओवरऑल सिनेरियो, इट इज़ लार्जली ओपन दैट NIRF ranking is greater than NAC accreditation is greater than NB accreditation. NB accreditation प्रोग्राम के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर के लिए। NAC आपका accreditation होता है पूरे कॉलेज के लिए। ठीक है। देन NIRF रैंकिंग बियर्स द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी। ठीक है ना। तो NIRF रैंकिंग, NIRF डाटा जो है किसी भी कॉलेज का ना, सब हम तो इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का अगर NIRF डाटा है और उसको आप रीड करने के बाद में वहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। ठीक है। मिसगाइडेड आप कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने जो उनका पिछला 3 साल का जो डाटा है वो आपने देख लिया, उनकी परफॉर्मेंस देख ली, आगे भी वही परफॉर्म ऑलमोस्ट करेंगे। ठीक है। और हर साल होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। दूसरा ये कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कॉलेज लिया है, आपको क्या क्या देखना है NIRF के अंदर में एडमिशन लेने से पहले। एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी कॉलेज में, ब्रोशर लेने से पहले, ब्रोशर तो बहुत अच्छा होता है किसी भी कॉलेज का, ठीक है ना, उसको लेने से पहले आप उनके NIRF का जो डाटा है पर्टिकुलर ईयर का ना, उसको आप प्रिंट आउट के तौर पे मांग लें एडमिशन में ही। ठीक है ना, कि भाई आप हमें NIRF डाटा का प्रिंट आउट दे दो जिससे भी हम उसे पढ़ सकें। ठीक है। उस डाटा 2 या 3 पेज का ही होता है ना, उसमें क्या क्या देखना है आपको बताते हैं। ये इंजीनियरिंग का है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, क्योंकि ये नोएडा में इसका सबसे अच्छा, नॉलेज पार्क 2 और 3 के अंदर में सबसे अच्छा जो डाटा है वो गलगोटिया का है। ठीक है, जो हमें मिला है अभी तक ना। ज़्यादातर कॉलेजेस ने तो
इस डाटा को अपने वेबसाइट के ऊपर में या तो बहुत छोटा कहीं पर मेंशन कर रखा है, नहीं तो नहीं भी किया है। ठीक है, इसको शो करना ही पर्पस उनका नहीं है, इसको हाईलाइट ही नहीं करते वो लोग ज़्यादा। ठीक है ना, बाकी चीज़ें हाईलाइट करते हैं, इसको नहीं करते। ठीक है, किसी से एक्चुअल सिचुएशन कॉलेज की पता चलती है ना। तो आपका यहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर देखिएगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्लेसमेंट और हायर स्टडीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो इन्होंने डाटा दिया 2025 का है एनआईएफ का ना, और ये 21 से इन्होंने इसे मेंटेन किया है। 24 में 23-24 में जाके बच्चा फाइनल ईयर में आ गया और यहाँ पे इतने बच्चे पास हुए। अब यहाँ से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि इनका टीचिंग लर्निंग मेथड कैसा है। 20-21 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आएगा 21-22 में, थर्ड ईयर में आएगा 22-23 में, फाइनल ईयर में आएगा 23-24 में। ठीक है ना, तो 23-24 फाइनल में आएगा और प्लेस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनटेक है, ये एडमिशन, ये आपका इनटेक है, अप्रूव्ड इनटेक है ना, ये वाला आपका अप्रूव्ड इनटेक है। ठीक है, ये आपका एडमिशन है, टोटल एडमिशन, ये लेटर एंट्री के थ्रू है। और ये आपका स्टूडेंट है जो पास हुए इन मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में। ठीक है, तो आप देखिए 235 एडमिशन हुए से 114 इसमें लेटर एंट्री में ऐड हुए, और 926 बच्चे मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम में आपके पास हो गए। तो ये अच्छा एकेडमी का मतलब इनका टीचिंग लर्निंग मैथोडोलॉजी, यहाँ से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंस ना, कि भाई अच्छा है ना। दूसरा, इन्होंने इसमें से, इन बच्चों में से 825 बच्चे प्लेस कर दिए जिनका एवरेज आया 6,42,000। ठीक है, इतने हाई स्टडीज़ में चले, इन डाटा दिया है। तो ये आपको डाटा देखना है। ठीक, इसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा डाटा क्या देखना है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देखने। दो इस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देखना है आपको, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देखना है। ठीक है, किसके अंदर देखना है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के अंदर ना। तो ये डाटा आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तभी इसका मतलब ये है कि सेमिनार वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर में ये कॉलेज खर्च कर रहे हैं और आपको स्किल डेवलपमेंट अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, यहाँ से। दूसरा, अगर आप R&D वर्क और उसके लिए इंटरेस्टेड हैं ना फ्यूचर में, तो आप यहाँ से देख लेंगे फैकल्टी R&D वर्क कराती हैं या कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ग्रांटेड पेटेंट पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, पेटेंट ग्रांटेड जरूरी होता है। ठीक है, कितना हुआ ये इंप्रेसिव है, पेटेंट ग्रांटेड इज इंप्रेसिव वर्क। तो 23 में कितने हुए, 9 हुए। ठीक है ना, और 22 में 7 हुए, 21 में 29। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कुछ फैकल्टी ऐसी हैं जो पेटेंट्स लिखती हैं, R&D वर्क करती हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, उनको पेटेंट कराती हैं। ठीक है, तो आपको भी सपोर्ट वहाँ से मिलेगी फ्यूचर में। ठीक है, आपकी स्किलिंग के लिए। देन रिसर्च प्रोजेक्ट देखिए, जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं एक्सटर्नल एजेंसी से आता है ना, वो कितना पैसा आया है ये जरूर देखिए, उसका अमाउंट जरूर देखिएगा कितना अमाउंट है। ठीक है ना, जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है 6 है, फंडिंग एजेंसी से 5 है, 1,18,44,000 समथिंग रुपए इनके पास में आया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका मतलब आप स्किलिंग बच्चों का पॉसिबल है जो भी इंटरेस्टेड है उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी एजेंसीज यहाँ है या नहीं ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या देखनी है आपको, क्वालिफिकेशन देखनी है फैकल्टी की और ज्वाइनिंग डेट, लीविंग डेट ना। तो क्वालिफिकेशन में PhDs हों तो जो बहुत अच्छी बात है, जितने PhD इतना बढ़िया। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कि जो लीविंग डेट है ना, लीविंग डेट मान लो ये 2023-24 का, तो 24 का डाटा है ना, 24 में फिल किया है, तो 24 में नंबर ऑफ फैकल्टीज़ कितनी यहाँ से छोड़ के गई हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि 23 में आए थे ना जॉब, उन्होंने लिया था यहाँ पर और 23 में चले गए, 24 में चले गए, 23 में आए थे 24 में चले गए। ठीक है, तो यहाँ का चार्ट दे, जैसे जैसे 17 में आए थे 24 में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक रुके ना। 21 में आए थे 24 में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल के अंदर ही स्विचिंग हो गया है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है भी कहीं तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे एकेडमिक्स के ऊपर असर आपके पड़ता है। तो एक ये डाटा देखना है आपको। ठीक है, तो आपको गुमराह होने की कोई ज़रूरत
नहीं है, क्लियर कट है, और ये हर साल होता है, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जो ये डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है ना ना, तो इस इंपॉर्टेंट डाटा को जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ मेन पर कहीं पर भी हाईलाइट नहीं। जो गलगोटिया का है वैसे ही है ना, तो गलगोटिया का अच्छा कॉलेज है, इसीलिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन एनआरएफ यहाँ पर है। अब जब इसे क्लिक करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये गलगोटिया कॉलेज के लिए, जिसको हम क्या नाम है कर देख रहे हैं। लेकिन इसको आप ना तो डाउनलोड कर सकते हैं और ना इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये डाटा है यहाँ पे, लेकिन इसको आप डाउनलोडेबल डाटा ये नहीं है, और रीडेबल भी नहीं है, क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत छोटा है। ठीक है, इस तरह से शो करेंगे। इन्होंने तो भी कर दिया है। बाकी जैसे अगर इसको आप फाइंड आउट करना चाहें इस डाटा को एनआईआरएफ के, तो गूगल में जाइए ना, एनआईआरएफ 2025 प्लस PDF करिए, तो हो सकता है कहीं पर आपको अवेलेबल हो जाए। गलगोटिया का तो आता है, इसलिए मैंने आपको शो किया है। ठीक है, एंड GL बजाज का भी आता है, इसी गूगल से आता है, यहाँ से नहीं आता है। इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर डाटा वो शीट नहीं आएगी। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट NIRF का डाटा कहीं पर मेंशन नहीं है। तो जब लास्ट में देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी NIRF यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये वाला पेज। तो NIET फार्मेसी इंस्टीट्यूट, NIET एंड NIT बिजनेस स्कूल। तो NIT जब फार्मेसी करोगे तो फार्मेसी का तो आता है ना कंटेंट, NIRF का डाटा ना। लेकिन अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, NIT में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये डाटा यहाँ अवेलेबल नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरा ये कि ITS का भी यही है। बाकी कॉलेज भी देखें तो इनका यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इनका ये मैनेजमेंट का निकल के डाटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये GNIOT है, NB एक्रीडेटेड है, कुछ प्रोग्राम्स ना, कुछ प्रोग्राम एक्रीडेट NB एक्रीडेटेड है, तो कौन कौन से प्रोग्राम एक्रीडेशन है तो यहाँ पर इनका मेंशन किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, NB एक्रीडेशन है 3 प्रोग्राम्स के लिए इनके ना, शायद CSE IT एंड ECE ना, शायद देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए गाइड करने के लिए। आप सबसे पहले जब एडमिशन लेने जाएं तो आप क्या नाम है NRF का जो डाटा है ना, उसको आप देखें और अपना व्यू बनाएं। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ आप वहाँ चाहते हैं वो सब वहाँ पर मैंशनड है, होती हैं या नहीं होती हैं, पैसा खर्च उनके ऊपर होता है या नहीं होता है, आपकी फैकल्टी किस स्टैंडर्ड की है ये भी वहाँ पर मैंशनड है। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।